पहुंच रही हूं। यहाँ पर बनारस की जो एक हुजूम है, आज चौथे चरण की वोटिंग भी संपन्न हुई है और उसी के साथ प्रधानमंत्री जी का ये रोड शो है। अब बहुत से लोगों को लग रहा है कि चौथे चरण, कम से कम बनारस आके लगता है कि चौथे चरण की वोटिंग के बाद 370 पार, क्योंकि 370 से ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो गई। आपका आंकलन बताइए। सुचारिता जी, सबसे पहले हर हर महादेव। और देखिए, आज ये जो यात्रा निकल रही है प्रधानमंत्री जी की, इसमें एक विशेष बात ये है कि 1200 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने भी इसी प्रकार की विश्वनाथ वंदन यात्रा निकाली थी। उसी स्थान से जहां से प्रधानमंत्री ने माल्यार्पण करते हुए मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा को शुरू किया था बाबा विश्वनाथ धाम तक। और सोचिए कि आज हजारों लोगों का जो ये हुजूम बाहर आया है, ये एक संकेत साफ साफ दे रहा है। ये विकसित काशी और विरासत वाली काशी का अनुभूति तो दे ही रहा है, परंतु देखिए 4 फेज़ में 4 चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। फर्स्ट फेज़ में पता चल गया कि ये लोग पस्त हो गए, दूसरे फेज़ में ये लोग ध्वस्त हो गए, और तीसरे और चौथे फेज की वोटिंग के बाद अब ये सूर्यास्त की ओर, मतलब अस्त हो चुके हैं। ये आज संकेत साफ साफ नज़र आ रहे हैं। और मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी आप वहीं पर खड़ी है, वाराणसी में खड़ी है, देख लीजिए कि किस प्रकार से कायाकल्प किया है वहाँ पर। लाखों लोगों को जिस प्रकार से वहाँ पर रोजगार के अवसर मिले, 13 करोड़ लोग काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद वहाँ पर पर्यटक के रूप में आए, वहाँ पर रोजगार के नए अवसर सृजन हुए। जिस प्रकार से वहाँ पर रिंग रोड का काम हुआ हो, जिस प्रकार से अनेकों रस्तों के काम हुए हो, लटकती हुई तारों को ख़त्म कर दिया है। वहाँ पर पूरे, अपने को याद होगा कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जापानीज़ एंसेफेलाइटिस में 6-6 हज़ार बच्चे मारे जाते थे। आज वहाँ पर जापानीज़ एंसेफेलाइटिस का एक भी केस बहुत मुश्किल से मिलता है। जिस प्रकार से वहाँ पर CCU हो, या चाहे वो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हो, चाहे वो 100 बेड मैटर्निटी वाला वार्ड हो, सारी चीज़ें वहाँ पर तैयार हुई है। वहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम बनने की शुरुआत हो चुकी है, रुद्राक्ष इंटरनेशनल सेंटर बना है। तो विकास भी हुआ है और विरासत को भी संजोया गया है, और इसीलिए काशी की जनता जो है पलक पावड़े बिछाकर अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही है। शहजाद जी, मैं यहाँ पर बनारस में हूँ, तो मुझे लगता है बनारस के लोगों से तो बात करूंगी, लेकिन एक बार जरा राजकुमार भाटी जी से पूछ लेती हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतर रहे हैं, आज आपके नेता भी कन्नौज में मैदान में उतर गए, आज वोटिंग के दौरान वहाँ पहुंचे। अब मुझे ये बताइए, चौथे चरण के बाद आपका आंकलन क्या है भाटी जी? चौथे चरण के बाद हमारा आकलन ये है कि 4 जून को भारत की सरकार बदलने जा रही है। NDA 200 से नीचे रुक जाएगा। और अगर शहजाद भाई अभी कह रहे थे, अगर इतना विकास हुआ है और विरासत को आपने संजोया है, तो अपनी उपलब्धियों पे वोट मांगने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे हैं माननीय मोदी जी? माननीय मोदी जी क्यों देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर लगे हुए हैं, बार बार एक धर्म को टारगेट कर रहे हैं और ऐसी बातें उठा रहे हैं? उड़ीसा में जाके तो जिलों की कैपिटल पूछने लगे कि नवीन पटनायक बताएं उनके किस जिले की कैपिटल कहाँ है। अब ये जिलों की कैपिटल कब से होने लगी है? ये हार की बौखलाहट है। कभी कहते हैं तुम्हारी 2 भैंस में से 1 भैंस ले जाएंगे, कभी कहते हैं तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे। और जिस स्तर पर देश के प्रधानमंत्री को कभी नहीं आना चाहिए, कहना जब कांग्रेस थी तो क्रिकेट टीम में मुसलमानों को भर देती थी। कौन सा ऐसा मुस्लिम खिलाड़ी हुआ जो क्रिकेट टीम में था और जो प्रतिभाशाली नहीं था, जिसने शानदार उपलब्धियाँ हासिल नहीं की? ये देश के प्रतिभाओं का भी अपमान है और देश के खेल को भी धर्मों में बांटने का षड्यंत्र है। इस तरह के छोटी बातों पे जब देश का नेता उतर आए तो ये जाहिर हो जाता है साफ साफ कि वो हार के डर से बौखलाए हुए हैं। आपने आज कन्नौज का जिक्र किया, कन्नौज में आज के चरण में और पहले चरणों में भी कह रहे हैं ये हार के डर से बौखला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने जीत का आंकड़ा पार कर दिया है। वाक्य मैं और बोलना चाहता हूँ सुचिता जी, आपकी परमिशन हो तो। हाँ बोलिए, कंप्लीट करिए। देखिए, मतदान के दिन जो नंगा नाच देखने को मिलता है भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक है, बहुत खतरनाक है। बीजेपी के गुंडे बूथों में घुस के बदमाशी करते हैं। जो अजय मिश्रा टैनी जो देश के गृह राज्य मंत्री रहे हैं, वो आज नाबालिग बच्चों को लेकर बूथ के अंदर घुस गए और उनसे बटन दबा रहे थे, और एक बच्चा कई बार बटन दबा रहा था। कन्नौज में लाठियां चलाई गई मतदाताओं के ऊपर। जगह जगह पर इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, पुलिस धमका के भगा देती है। ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। क्योंकि ये आप जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है शहजाद, ये जो सारी तस्वीरें हैं ये सबके सामने है आज, क्योंकि यहाँ भव्य रोड शो है। मैं यहाँ पर लोगों से बात करना चाहती हूँ, लेकिन पहले आप जरा जवाब दीजिए, क्योंकि वो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं चौथे चरण की वोटिंग के दौरान, क्योंकि ये वो वाले आरोप है जो 4 जून को भी दोहराए जाएंगे।
नतीजा जिस तरफ भी होगा। देखिए सुचारिता जी, अभी तो मैंने उपलब्धियों की बात की तो उन्होंने कहा आप सांप्रदायिक मुद्दों पर जाते तो वोट जिहाद ये सांप्रदायिक मुद्दा था, ये सेकुलर मुद्दा था। राम मंदिर बेकार है, सांप्रदायिक है या सेकुलर मुद्दा है? प्रभु श्री राम और शिव के बीच में मुकाबला कराना है, ये खड़गे जी ने कहा, ये सांप्रदायिक है या ये सेकुलर मुद्दा है? सनातन की समाप्ति की बात करना ये सांप्रदायिक है या ये सेकुलर मुद्दा है? इसीलिए मैं कहता हूं, और जहां तक सवाल है मुस्लिमों का, तो मैं समझना चाहता हूं इनसे कि ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण से छीनकर आंध्र में, तेलंगाना में, कर्नाटका में और अन्य जगहों में धार्मिक आधार पर आरक्षण देना यह संविधान सम्मत था या अंबेडकर जी के साथ था या अंबेडकर जी के खिलाफ, एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ था? और जिसने कहा कि राम मंदिर का शुद्धिकरण करा देंगे, मतलब कि एक आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति बनती है और वहां पर दर्शन के लिए जाती है, तो उसके बाद नाना पटोले कहते हैं कि हम राम मंदिर को, क्योंकि वो अशुद्ध मानते हैं, उसका शुद्धिकरण कराएंगे। ये मुद्दे हैं क्या? हम तो मुद्दों की लगातार बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप लिखकर दे दीजिए कि धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। हम सांप्रदायिक है ना, हम कह रहे हैं यूसीसी होना चाहिए। एक बार भाटी जी लिखकर दे दे कि पर्सनल लॉ नहीं, यूसीसी से चलेंगे। पूछ लीजिए भाटी जी से, नहीं बोल पाएंगे। और देखिए, मैंने काशी के लिए किए गए कामों को गिनवाया, तो अब कैसे भाटी जी ने मैं एक बार जरा यहाँ पर वाराणसी में शहजाद, क्योंकि आप लोग मुझसे थोड़ा सा मेरे साथ सहानुभूति दिखाइएगा, क्योंकि यहाँ शोर इतना ज्यादा है। कई बार मैं आप लोगों की आवाज नहीं सुन पाती, कई बार थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, मेरे ठीक पीछे गौदुलिया चौराहा है, जहाँ पर इस वक्त जबरदस्त भीड़ है। मैं धीरेन्द्र जी के पास आऊँ, वरुण जी आपके पास आऊँ, उससे पहले एक बार जरा चौथे चरण की वोटिंग पर मुझे लगता है मैं यहाँ पर एक बार जरा आकलन लोगों का ले लेती हूँ कि उन्हें क्या सोचते। मैम, आप यहाँ बनारस की हैं? देखिए, लोग, आप बनारस के हैं? बिल्कुल। आप कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल। क्योंकि टोपी लगाई हुई है आपने, तो धर्म बनता है जी। क्या लगता है आपको 400 पार जो मोदी जी कह रहे हैं इस बार होगा? निश्चित 100%। लेकिन जो वोटिंग हो रही है अलग अलग चरणों में, और कहां से, किन राज्यों से सीटें निकल कर आती? मोदी जी जिस भी राष्ट्र में, जिस भी राज्य में हैं, जहां उन्होंने गए हैं, अपना काम किए हैं, सारे राज्यों से अच्छी सीट निकल के आने वाली है। सारे राज्यों से। आप बताइए, आप यहाँ के? हाँ, यहाँ के हैं? मैं यूपी की हूँ, मऊ जिला मऊ से आए हैं। यहाँ का बताइए, बनारस में प्रधानमंत्री जी को देखने आए? बताइए, हम तो प्रधानमंत्री जी को क्या लग रहा है इस बार 24 में क्या जीत होगी? 400 पार होगी। क्यों? रेट मिलेगा 400 पार का। आप यहाँ के? अलीगढ़ के, यूपी। बहुत लोग यूपी के बनारस के, तो ये यहाँ पर विकास हुआ है? काम तो हुआ है। अच्छा, मैं जरा एक बार जरा, क्योंकि उस तरफ जाऊंगी तो बहुत सारे लोग हैं और उधर से ही रोड शो निकलना है। मैं एक बार जरा आपसे पूछ रही हूँ वरुण पुरोहित जी, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि कई ऐसे राज्य बंगाल जैसे, तेलंगाना जैसा, आंध्र प्रदेश, सीटें बीजेपी की बढ़ने वाली है। मैं रोड से भले ही बात कर रही हूँ, वाराणसी को सीट मान कर चल रही है बीजेपी। 25 सीटें ऐसी हैं जो नहीं है, लेकिन ऐसी सीटें जहां पर आप लोग नहीं भी उम्मीद कर रहे, वहां भी सरप्राइज होगा। सुचरिता जी, आपको सबसे पहले तो साधुवाद। शाश्वत पावन भूमि काशी के दर्शन आप हमको घर बैठे करा रहे हो। आप इतनी मेहनत कर रहे हो उसमें। सोमवार का दिन है, बाबा भोलेनाथ का दिन है, आपको बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पे बनी रहे। देखिए, गंगा की सौगंध भी पिक्चर आई थी, गंगा माता के ऊपर कई पिक्चर बनी है, अमिताभ बच्चन की बनी है। तो ऐसा लगता है जैसे कोई इवेंट हो रहा है गंगा माता में, गंगा मैया ने बुलाया है, मैं गंगा का बेटा हूं, और काम गिना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी शंकराचार्य जी से ही आप कंपैरिजन कर रहे हो। आप देखो क्या हालत हो चुकी भारतीय जनता पार्टी की, मनोदशा देखिए। आदि शंकराचार्य से कंपैरिजन कर रहे हो आप किसी एक मनुष्य का। तो ये कभी भगवान से करते हैं, हर हर महादेव की जगह मोदी जी का नाम लेते। देखिए, मैं ऐसा धर्म विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, और ना ऐसे मैं तो भगवान की कृपा करे ये लगा रखे, इसलिए सुनना भी नहीं चाहता इसी बात, पाप कर्म किसी का। तो ये, लेकिन जहां तक आप बात करो राजनीतिक रूप से जो रोड शो हो रहा है, ये प्रधानमंत्री का हो रहा है, एक प्रत्याशी का हो रहा है। ये भी चुनाव आयोग को देखना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी हो रहा है तो आचार संहिता में प्रधानमंत्री जी रोड शो कैसे कर सकते हैं? प्रत्याशी करता है तो प्रत्याशी इतना
भव्य रोड शो कैसे कर सकता है, चुनाव आयोग के संज्ञान में लेना चाहिए। दूसरा, जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट आप कह रहे हो, 101% पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ता है जब राष्ट्रीय स्वरूप का नेता कोई पूर्वांचल में रोड शो करता है, दूसरी स्टेट्स में रोड शो करता है, तो उसका फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, वोटों पर इम्पैक्ट भी पड़ता है। और ये 4 तारीख को देखने को भी मिलेगा। मैं ऐसे कपोल कल्पित बातें नहीं करता कि भाई मोदी जी हार जाएंगे, सारा विपक्ष आ जाएगा, विपक्ष हार जाएगा, मोदी जी 400 पार हो जाएंगे। प्रैक्टिकल बात यह है कि कोई राष्ट्रीय नेता, इतना बड़ा नेता जो किसी भी कैसे भी बने हुए हैं राष्ट्रीय नेता है, वो कहीं जाते हैं तो उसका फर्क तो पड़ता ही है वोटों पे। 4 तारीख को जनता महंगाई, बेरोजगारी